नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर और मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को एक बार फिर राज्यसभा को संबोधित किया। कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद समेत 4 सांसदों को आज सदन में विदाई दी जा रही है। इसी दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने गुलाम नबी आजाद की जमकर तारीफ की। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुलाम नबी आजाद दल के साथ देश की भी सोचते हैं। उनकी जगह भरना किसी के लिए भी मुश्किल होगा। जब मैं चुनावी राजनीति में नहीं आया था तब गुलाम नबी आजाद और मैं लॉबी में बात कर रहे थे। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब हम बात करते हुए पत्रकारों ने देखा तो गुलाम नबी आजाद ने पत्रकारों को जवाब दिया कि आप भले ही नेताओं को टीवी पर लड़ते देखते हों, लेकिन यहाँ परिवार जैसा माहौल रहता है। वहीं इसके साथ ही कयास लगाए जा रहे हैं कि गुलाम नबी आजाद का राज्यसभा से रिटायरमेंट के बाद उन्हें दोबारा से राज्यसभा के लिए करीब 2 महीने तक का इंतजार करना होगा। केरल की 3 राज्यसभा सीटें अप्रैल में खाली हो रही हैं, जिनमें से कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है। हालांकि इसके लिए पार्टी हाईकमान की मंजूरी जरूरी होगी। केरल से राहुल गांधी खुद सांसद हैं, जिसके लिए उनकी स्वीकृति जरूरी होगी। तो बता दें कि आज 4 सांसदों का विदाई समारोह है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण के दौरान उन्होंने जमकर गुलाम नबी आजाद की सराहना की और वे भावुक भी हो गए। इस दौरान आतंकी घटना का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक हो गए। साथ ही गुलाम नबी आजाद की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें संसद और देश दोनों की हमेशा से फिक्र रही है और वे पुराने उनके मित्र भी रहे हैं। और प्रभात त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत बहुत स्वागत प्रभात जी आपका न्यूज इंडिया पर। नमस्कार भानु जी, नमस्कार जी। प्रभात जी, आज भावुक हो गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुलाम नबी आजाद का विदाई कार्यक्रम था। उस दौरान भाषण को लेकर वे काफी भावुक हुए। उन्होंने गुलाम नबी आजाद की सराहना भी की। किस तरह से आप इस पूरे घटनाक्रम को देख रहे हैं? नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, प्रधानमंत्री के, मोदी जी के अंदर भी एक दिल है। प्रधानमंत्री के अलावा वो एक इंसान है और वो अपने उन पुराने रिश्तों को, क्योंकि गुलाम नबी आजाद जी का कार्यकाल लगभग 28 साल, 3 दशक हो गए उनको राज्यसभा में। और गुलाम नबी आजाद भले कांग्रेस में रहे हों, लेकिन उन्होंने कई मौकों में अपनी पार्टी से हटकर देश के लिए बात की है, देश के लिए काम किया है। तो JNK में जो घटना आतंकवादियों की हुई थी, उसमें गुजरात के पर्यटकों को सुरक्षित पहुंचाने के लिए जिस तरीके से उन्होंने प्रधानमंत्री से बात की थी, और निश्चित तौर पे देखिए, इसको हम थोड़ा सा एक राजनीति से भी जोड़ के देख रहे हैं, क्योंकि गुलाम नबी आजाद अपनी पार्टी में अलग थलग पड़े हैं। बीच में कई ऐसी चीजें हैं जो बीच में खबरें ये आई भी थी कि गुलाम नबी आजाद शायद कांग्रेस छोड़ सकते हैं, लेकिन उसका फिर उन्होंने खंडन किया। तो मुझे इसके बड़े दूरगामी परिणाम भी दिखाई दे रहे हैं, राजनीतिक परिणाम, कि वो शायद गुलाम नबी आजाद को भारतीय जनता पार्टी देर सवेर अपने साथ शामिल करें, क्योंकि कांग्रेस में उनका जो स्थान है, क्योंकि उन्होंने कई बार अपनी बातें रखी फोरम पे, और अध्यक्ष को लेके भी, एक परिवारवाद को भी लेके उन्होंने खुल के मुखर हुए, और इसमें उनकी बड़ी आलोचना अंदर पार्टी के अंदर हुई कांग्रेस में, और वो अलग थलग से दिख रहे थे। ऐसी स्थिति में राज्यसभा से उनकी आज विदाई और प्रधानमंत्री का वो पुराने क्षण और भावुक होना, और एक जिस तरीके से राज्यसभा में माहौल है और प्रधानमंत्री के आंसू निकले हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो आंसू राजनीतिक रूप से मुझे जो दिखाई दे रहे हैं अपने एक तजुर्बे से, पत्रकारिता के तजुर्बे से, कि वो कहीं ना कहीं पार्टी में भी भारतीय जनता पार्टी के देर सवेर आ सकते हैं, और JNK में एक बड़े लीडर की आवश्यकता है भारतीय जनता पार्टी को। ऐसी स्थिति में मुझे ये लगता है कि गुलाम नबी आजाद पे एक ये भावुक वाला जो एक ये तीर चला है भारतीय जनता पार्टी का, वो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं कोई राजनीतिक गुल खिलाएगा। जी,
बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके राजनीति के मायने हो भी सकते हैं, लेकिन प्रभात जी अगर देखा जाए तो एक राजनीति से थोड़ा सा हटकर प्रधानमंत्री ने एक नई पहल की है। उन्होंने राजनीति तो वो कर ही रहे हैं, ठीक है, लेकिन राजनीति के बाद भी वो कहीं ना कहीं ये दिखाना चाहते हैं कि राजनीति ही सब कुछ नहीं होती है, हमारे पुराने रिश्ते भी हैं जिनको मैं आज तक नहीं भूला हूं। नहीं भानु जी, बिल्कुल, मैंने आपको पहले दौर पे ये कहा कि वो एक इंसान है, उनके अंदर भी दिल है, और वो निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री के मोदी जी का जो एक कैरेक्टर है वो बहुत स्ट्रांग कैरेक्टर है, बहुत ही अध्यात्म पुरुष, और बहुत ही, देखिए प्रधानमंत्री हैं वो इस देश के, कई आरोप उनके ऊपर लगते रहते हैं और पार्टी से लोग जोड़ के देखते हैं, लेकिन निश्चित तौर भानु जी जो आपने बात कही, क्योंकि 28 साल का जो कार्यकाल है वो बहुत लंबा होता है। मोदी जी को भी 20 साल गुजरात में, वो 18 साल चीफ मिनिस्टर वहां रहे, 6 साल यहाँ प्रधानमंत्री हो गए, तो निश्चित तौर पर गुलाम नबी आजाद से 3 दशक का पुराना रिश्ता है प्रधानमंत्री मोदी का। और देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है, राजनीति अपनी जगह है, पार्टियां अपनी जगह हैं, कुछ रिश्ते व्यक्तिगत होते हैं। तो मुझे तो गुलाम नबी आजाद और मोदी जी का जो रिश्ता है वो निश्चित तौर पे बहुत ही मजबूत और प्रगाढ़, और बिल्कुल जैसे मैं कहूंगा कि एक इंसान का जो दिल होता है, जब दिल रोता है तो कहीं ना कहीं ये नजर आता है कि वो पुराने रिश्ते, कई मौकों पे, कई क्षणों में गुलाम नबी आजाद एक बहुत कद्दावर नेता थे, नेता प्रतिपक्ष भी थे राज्यसभा के, तो कहीं ना कहीं सरकार का या व्यक्तिगत मोदी जी का बहुत उन्होंने विचारों से साथ दिया होगा। तो देखिए विचारधारा, पार्टियां अलग हो सकती हैं, विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन इंसानों का एक रिश्ता जो होता है ना वो बिल्कुल मायूस, बिल्कुल भावुक कर देता है। तो अभी जो राज्यसभा का क्षण है वो बहुत भावुक क्षण है, राजनीतिक मायने हम बाद में निकाल देंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैं उसकी चर्चा करूं राजनीति, क्योंकि राजनीति भी इसमें संभावनाएं तलाशी जाती हैं। और बीच में जिस तरीके से कांग्रेस ने अपने इस बड़े लीडर को कुछ लोगों ने अपशब्द भी कहे, और ये तो आपको मानना पड़ेगा कि कांग्रेस 3 दशक से, इंदिरा जी के बाद जिस तरीके से राजीव जी का जब हत्या हुई उसके बाद जिस तरह सोनिया जी के साथ गुलाम नबी आजाद ने कदम से कदम चल के अपनी पार्टी को खड़ा किया, और बीच में फिर उनको लोग राजनीतिक शिकार बनाए, लोग उनको, उनकी आलोचना करें, तो वो दुखी तो होंगे। तो ऐसे मौके पे उनकी मोदी जी से कई बार बात भी हुई होगी, तो मोदी जी को आज लगा होगा कि एक इतना बड़ा नेता एक पार्टी के अंदर अलग थलग रहा, और पुरानी जो यादें उन्होंने आतंकवादी घटना की बताई, और गुजरात के पर्यटकों को छुड़ाया, और किस तरीके से उन्होंने रात में बात की फोन से, तो निश्चित तौर पर कई क्षण ऐसे मौके पे याद आते हैं। और मैं तो एक बात कहता हूं, जब आदमी पद से पदमुक्त होता है तो फिर वो सारी चीजें, राजनीतिक महत्वाकांक्षा उनकी अलग हो जाती हैं, और व्यक्तिगत, बिल्कुल, लेकिन प्रभात जी भले ही वो अपनी पार्टी में गुलाम नबी आजाद थोड़े से अलग थलग हों, भले ही उनकी पार्टी उनसे कहीं ना कहीं किनारा कर रही हो, उनको अब उस नजरों से नहीं देख रही हो जो कद उनका है, लेकिन आज जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी सराहना की है, उनके लिए भावुक हुए हैं, तो उसके बाद से जरूर लोगों के दिलो दिमाग में, उन लोगों के जहन में और पार्टी के अंदर भी उनका कद अब जरूर बढ़ जाएगा। नहीं देखिए भानु जी, निश्चित तौर पे गुलाम नबी आजाद एक बहुत बड़े नेता है, और उन्होंने जम्मू और कश्मीर में, कश्मीर हमारा भारत का एक अभिन्न अंग और हमारा एक मस्तिष्क है, उन्होंने हमेशा राजनीति से हटके अपने कश्मीर के लिए भी सोचा है गुलाम नबी आजाद ने, और कभी उनके ऊपर कोई अलगाववादी या कोई इस तरीके का ठप्पा नहीं लगा। जिस तरीके से वहां लोकल लीडरशिप रही, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला परवार रहा हो, चाहे मुफ्ती मोहम्मद परवार रहा हो, गुलाम नबी आजाद की देश के प्रति एक समर्पण और देश के प्रति बात, और जिस तरीके से उन्होंने राज्यसभा में अपने आयाम प्रस्तुत किए, कई बड़ी बड़ी चर्चाओं में उन्होंने देश के लिए बहस में भाग लिया, और पार्टी लाइन से हटके भी उन्होंने एक इंसानियत की मिसाल पेश की, तो निश्चित तौर पर गुलाम नबी आजाद एक बहुत बड़ा कद है, बहुत बड़ा नाम है जम्मू कश्मीर की राजनीति के लिए और केंद्र की राजनीति के लिए। अब वो आज अपना कार्यकाल पूरा करके आज वो रिटायर हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उनके कार्यकाल को याद किया जाएगा, और प्रधानमंत्री ने एक नया, बिल्कुल एक कंसेप्ट बिल्कुल राज्यसभा के अंदर दे दिया है कि देखिए मैं प्रधानमंत्री किसी पार्टी का हो सकता हूं, लेकिन मैं व्यक्ति भी हूं, एक इंसान भी हूं, मेरे अंदर भी दिल है, और वो दिल आज फपक कर रो पड़ा, और आंसुओं के बीच में वो सामने राज्यसभा में पूरे देश के सामने आ गया। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रभात त्रिपाठी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को राज्यसभा में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण पर जवाब दिया। संसद के बजट सत्र के दौरान विपक्ष ने किसान आंदोलन पर जमकर हंगामा किया और सरकार से तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। इसको लेकर आज प्रधानमंत्री ने विपक्ष को निशाने पर लेते हुए किसानों का भ्रम दूर करने की कोशिश की। पीएम मोदी ने किसानों को भरोसा दिया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य था, है और आगे भी रहेगा। इस पर किसान नेता राकेश टिकैत ने भी एमएसपी पर पीएम से कानून बनाने की मांग की है। को खुशहाल बनाने के लिए फैसले लेने का ये समय है। इस समय को हमने गंवा नहीं देना चाहिए। हमें आगे बढ़ना चाहिए, देश को पीछे नहीं ले जाना चाहिए। पक्ष हो, विपक्ष हो, आंदोलनरत साथी हो, इन सुधारों को हमने मौका देना चाहिए और एक बार देखना चाहिए कि इस परिवर्तन से हमें लाभ होता है कि नहीं होता है। कोई कमी हो तो उसको ठीक करेंगे और कहीं ढिलाई है तो उसको कसेंगे। ऐसा तो है नहीं कि सब दरवाजे बंद कर दिए बस। और इसलिए मैं कहता हूं, मैं विश्वास दिलाता हूं कि मंडियां अधिक आधुनिक बने, अधिक प्रतिस्पर्धी होगी। इस बार बजट में भी उसके लिए हमने प्रावधान किया है। इतना ही नहीं, एमएसपी है, एमएसपी था, एमएसपी रहेगा। एमएसपी पे समझने की बात थी, है, रहेगी, कानून भी बनेगा, ये नहीं कहा उन्होंने कहा कि किसान इस बिल को ढंग से समझ नहीं पा रहे हैं, पार्टियां बरकराने का काम कर रही हैं। ना समझ गया नहीं, हमारा रेट आधे रेट में फसल बिक रही है, हम सब समझ नहीं। टिकैत साहब, जिस तरह से एमएसपी की बात हो रही थी कि आगे जाके हो सकता है एमएसपी ना रहे या उतनी ना रहे, क्या पता, इस पर कानून बन जाएगा, कानून बनेगा। भरोसा नहीं प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं। भरोसा तो देश भरोसे से चलता है क्या? देश तो संविधान और कानून से चलता है। मैं ड्राइविंग लाइसेंस नहीं ले रहा और मैं कह दूं कि मेरा लाइसेंस घर रखा, चलान साथ ही कटेगा। हाँ, कानून से चलता है। तो प्रधानमंत्री जी बोले हैं तो कुछ उम्मीद बनी है? ये बोलने से नहीं, कानून बनने से होगा, बोलने से नहीं। प्रधानमंत्री जी बोलने तो उन्होंने 2011 में कहा था ना कि एमएसपी पे कानून बनवाएंगे हम, तो इसका मतलब वो फर्जी था क्या? पीएम साहब ने खुद कहा है कि आंदोलन कर रहे हैं किसान लोग, शांतिप्रिय तरीके से कर रहे हैं, अगर मानते हैं ठीक, नहीं तो अपना आंदोलन जारी रखें। हाँ, तो जारी तो रखेंगे, उसमें क्या कोई एडवाइजर कमेटी के मेंबर थोड़ा है हमारे वोट के। भाई वे हमारे आंदोलन के मेंबर तो है नहीं। कोई भी भारत सरकार इसमें एडवाइजरी तो नहीं दे सकती। लेकिन प्रधानमंत्री हैं टिकैत साहब, कुछ उनकी बात उन्होंने नहीं, तो हमने तो राख रहे ना बात, हमारी बात करवा दो। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आगे। बिहार की नीतीश कुमार सरकार का आज कैबिनेट विस्तार होना है। राजभवन में दोपहर करीब 12:30 बजे नए मंत्री शपथ लेंगे। सरकार बनने के करीब 2.5 महीने के बाद कैबिनेट का विस्तार हो रहा है, जिसमें बीजेपी के बड़े नाम मंत्री बन सकते हैं। शाहनवाज हुसैन को कैबिनेट मंत्री का पद मिल सकता है, तो वहीं सुशांत सिंह राजपूत के भाई नीरज कुमार की भी मंत्रिमंडल में एंट्री संभव है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी और नालंदा से जेडीयू विधायक श्रवण कुमार को फिर से नीतीश मंत्रिमंडल में शामिल किया जाना लगभग तय है। निर्दलीय विधायक सुमित सिंह के भी मंत्री बनने की संभावना जताई जा रही है, तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय शूटर और जमुई से बीजेपी विधायक श्रेयसी सिंह को नीतीश मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। पूर्व मंत्री और झंझारपुर के विधायक नीतीश मिश्रा और दरभंगा के विधायक संजय सरावगी के साथ बरौली के विधायक राम प्रवेश राय को भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। और हमारे साथ राकेश प्रवीण जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है राकेश जी आपका न्यूज इंडिया पर। जी राकेश जी, आज नीतीश सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, किस तरह से आप इसको देख रहे हैं और आज क्या कुछ इसमें खास हो सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है नया जिसकी उम्मीद नहीं लोगों को? देखिए, खास यही होगा कि
मंत्रिमंडल का यह विस्तार 84 दिनों बाद हो रहा है। नीतीश सरकार के गठन के 84वें दिन आज मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है जी। और अभी तक कुल जो यहाँ बिहार में मंत्रिमंडल का स्ट्रेंथ है वो 36 मंत्रियों का स्ट्रेंथ है। अभी कुल मुख्यमंत्री से 14 मंत्री से काम चल रहा था, यानी 22 मंत्री और यहाँ जी बनाए जा सकते हैं। लेकिन अभी अभी जो सूचना मिल रही है उसके अनुसार राजभवन में शपथ ग्रहण की तैयारी हो गई है। 12:30 बजे से शपथ ग्रहण होगा और जो दो पार्टी बीजेपी और जदयू के विधायकों को जो सूचना दी गई है उसमें 8 लोगों का नाम तो कंफर्म है कि जदयू के 8 विधायकों और बीजेपी के 8 विधायकों को सूचना दी गई है कि उन्हें राजभवन पहुंचना है जी। अब एक चर्चा ये भी है कि सहयोगी दल जो उनके एनडीए के घटक दल हैं, हम और वीआईपी, उनसे भी एक लोगों को मंत्री बनाया जा सकता है। अच्छा। और 4 से 6 बर्थ अभी खाली रखे जाएंगे। अब इसमें खास ये है कि इस बार बीजेपी की ओर से कोशिश हो रही है कि नए चेहरे और यंग पर्सनालिटी को मौका दिया जाए। तो यानी कुछ नौजवानों को मौका मिलेगा जो 2-3 बार से विधायक 2-3 टर्म से विधायक रहे हैं। ऐसे लोगों के नाम की चर्चा है जिसमें पटना से नितिन नवीन का नाम आ रहा है जी। इसके पहले एक मंत्री थे प्रमोद कुमार, उनका नाम आ रहा है जी। एक सुभाष सिंह है, कुछ इसमें जातीय समीकरण साधने की बात भी हो रही है। सुभाष सिंह को भी पार्टी की ओर से सूचित कर दिया गया है, राजभवन की ओर से भी फोन गया है, तो वो राजपूत कोटे से आ सकते हैं। इसी तरह जदयू की ओर से जमा खान एक जो बीएसपी से आए हैं जदयू में, उनको मंत्री बनाया जाएगा। लेसी सिंह राजपूत कोटे से हैं, उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। एक मदन सहनी है, वो शामिल हो सकते हैं। तो कुल अभी 16 लोगों का नाम कंफर्म हुआ है कि 16 लोगों को राजभवन से भी निमंत्रण चला गया है और राजभवन के राजेंद्र मंडप में सारी तैयारी हो गई है। अब थोड़ी देर में लोग पहुंचना भी शुरू करेंगे। तो खास यही है कि राकेश प्रवीर जी शाहनवाज हुसैन के नाम की भी चर्चा इस बार हो रही है। हाँ बिल्कुल, शाहनवाज हुसैन के नाम की भी चर्चा हो रही है। शाहनवाज हुसैन जी दिल्ली से पटना पहुंच चुके हैं और ऐसा माना जा रहा है कि उन्हें मंत्रिमंडल में मौका मिलेगा। उन्हें सूचना भी दे दी गई है, पार्टी की ओर से भी उन्हें बता दिया गया है। और शाहनवाज हुसैन के नाम को लेके जब उनको एमएलसी बनाया गया, विधान परिषद का सदस्य, तभी से ये चर्चा शुरू हो गई थी। और शाहनवाज हुसैन मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं सोर्सों के अनुसार, माने जो सूत्र हैं वो बिल्कुल इस पक्की बता रहे हैं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश प्रवीर जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो बता दें कि शाहनवाज हुसैन समेत कुल 17 नाम हैं और राज्य कैबिनेट की बैठक आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में दोपहर 12 बजे से मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित होना प्रस्तावित है। 10 फरवरी से आहूत होने जा रहे 2021-22 के राज्य बजट सत्र में विधायी कार्यों और विधेयकों को लेकर कैबिनेट में चर्चा की जाएगी। साथ ही जिन कानूनों का पहले अध्यादेश जारी हो चुका है उन्हें एक्ट के रूप में विधानसभा में रखने पर भी मंथन होगा। पेश है न्यूज इंडिया के संवाददाता नीरज शर्मा की कैबिनेट बैठक से पहले की ये रिपोर्ट। 10 फरवरी से राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र आहूत हो रहा है और उससे पहले आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस के मंत्रियों की बैठक बुलाई है। इस कैबिनेट बैठक में क्या कुछ खास रहेगा, इसके बारे में न्यूज इंडिया आपको एक शुरुआती जानकारी दे रहा है। बैठक में 7 विभिन्न विभागों के जो प्रस्ताव हैं वो खास तौर पर रखे जाएंगे। नई आयुष नीति और ग्राम सेवकों के पदनाम बदलने जैसे जो इसमें प्रस्ताव जो है इस एजेंडे के अंदर शामिल है। इसके साथ ही चूंकि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का राजस्थान दौरा हो रहा है, वो गंगानगर के साथ ही हनुमानगढ़ का दौरा करेंगे 12 तारीख को। इसके साथ ही 13 तारीख को अजमेर और
मकराना जो कि नागौर के अंदर पड़ता है, वहां का दौरा है। बड़ी किसान रैलियां करेंगे। किसानों के हित में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कैबिनेट बैठक में काफी कुछ अहम निर्णय ले सकते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि विधानसभा के बजट सत्र में सरकार की ओर से क्या तैयारी रहेगी, विपक्ष की ओर से उठाए जाने वाले मुद्दों का पुरजोर तरीके से कैसे जवाब देना है, कौन से मंत्रियों को किस विभाग से संबंधित जो जवाब है वो देने हैं, ये सारी रणनीति इस बैठक के अंदर तय होगी। राहुल गांधी के दौरे के मद्देनजर पहले ही अलग अलग मंत्रियों को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं और बाकायदा सभा स्थलों का दौरा किया जा रहा है। इसको लेकर के भी अनौपचारिक रूप से इस कैबिनेट की बैठक के बाद में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का अपने मंत्रियों के साथ में चर्चा करने का कार्यक्रम है। आम आवाम को किस तरीके से राहत दी जा सकती है बढ़ती महंगाई से। कोरोना काल का एक लंबा फेज देखा, ऐसे में स्वास्थ्य के क्षेत्र पर खास तौर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का फोकस है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ निर्णय जो हैं वो भी सीएम की ओर से लिए जा सकते हैं। इसके साथ ही बात करें तो बेरोजगारी की एक बड़ी समस्या है और इस बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए गहलोत संघर्षरत हैं। नई उद्योग नीति की बात करें या पर्यटन नीति की बात करें और पर्यटन क्षेत्र को विस्तार की बात करें, इन चीजों पर सरकार का पूरा फोकस है। महिला और शिशु स्वास्थ्य जो है ये भी सरकार अहम रूप से लेकर के बढ़ रही है। निरोगी राजस्थान को लेकर के सरकार चाहती है काफी कुछ किया जा सकता है। इन्हीं मुद्दों को लेकर के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आगामी बजट सत्र के अंदर कई सौगातें भी प्रदेश को दे सकते हैं। कैमरामैन दिनेश कुमार पारीक के साथ नीरज शर्मा, न्यूज इंडिया, जयपुर। तमिलनाडु में शशिकला की वापसी के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। एआईएडीएमके में आंतरिक कलह और तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि एआईएडीएमके ने तिरुवल्लुर जिले के पार्टी उप सचिव दक्षिणामूर्ति समेत 7 नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इन नेताओं पर पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल होने के आरोप हैं। शशिकला ने तमिलनाडु बॉर्डर पहुंचने पर गाड़ी बदल दी थी। जिस गाड़ी में शशिकला सवार थी उस पर एआईएडीएमके का झंडा लगा हुआ था। ये गाड़ी एआईएडीएमके नेता एसआर समंगी की बताई जा रही है। पार्टी ने एसआर समंगी को भी पार्टी से सस्पेंड कर दिया है। इससे पहले शशिकला ने चेन्नई में पत्रकारों से कहा कि वे जल्द ही सक्रिय राजनीति में आएंगी। गौरतलब है कि आय से अधिक संपत्ति मामले में 4 साल की जेल की सजा काटने के कुछ दिन बाद सोमवार को शशिकला चेन्नई लौटी, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। करप्शन केस में दोषी पाए जाने के बाद शशिकला को एआईएडीएमके से निलंबित कर दिया गया था। दिलीप चौधरी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिलीप चौधरी जी, बहुत बहुत स्वागत न्यूज इंडिया पर। जी दिलीप जी, 4 साल बाद अब फिर से एक्टिव मोड में आ गई हैं शशिकला, फिर से उनकी वापसी हो रही है। क्या कुछ अब बदलाव आने की उम्मीद है? जी देखिए, अभी जिस तरह से अगर तमिलनाडु की राजनीति की बात करें तो इस वक्त तमिलनाडु में जिस तरह से राजनीति का एक अलग मोड दिखाई दे रहा है, वहीं अगर बात करें तो तमिलनाडु में जिस तरह से बीजेपी की ओर से भी तमिलनाडु में जोर शोरों से प्रचार में उतरी है, लेकिन जिस तरह से अमित शाह और जेपी नड्डा ने भी तमिलनाडु का दौरा किया था हाल ही में, लेकिन कहीं ना कहीं अभी अगर बात करें तो एआईएडीएमके जिस तरह से शशिकला ने वापसी की है और जब जयललिता का मौत के बाद से उनको जेल की सजा हुई और उसके बाद से 4 साल के बाद अभी वो वापस राजनीतिक जिस तरह से बेंगलुरु के बाद से कल जब तमिलनाडु पहुंची थी, वहां पे उनका बहुत बड़ा भव्य स्वागत हुआ था। तो वहीं एआईएडीएमके का जिस तरह से उन्होंने गाड़ी बदल दी थी और एआईएडीएमके की गाड़ी के ऊपर बैठी थी, गाड़ी के अंदर सवार होकर गए थे, तो उसमें एआईएडीएमके ये झंडा लगा हुआ था। ये वास्तव में ये देखने वाली आने वाली दिनों में बात ये साफ होगा कि किस तरह ये एआईएडीएमके और जयललिता की पार्टी के अंतर्गत इस राजनीति का सफर होगा। और अगर बात करें तो जिस तरह से कल एएमडी के दक्षिण मूर्ति को साथ साथ 7 लोगों को भी पार्टी से बर्खास्त किया गया है, तो आने वाले दिनों में इसका खुलासा होगा कि किस तरह ये 4 साल की सजा काटने के बाद भी तमिलनाडु लौटी थी। लेकिन आने वाले दिनों में ये किस तरह से दोनों पार्टियों के बीच में और ये देखना होगा कि आने वाले दिनों में किस तरह से पार्टी सक्रिय होगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप चौधरी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो बता दें कि 4 साल की सजा काटकर तमिलनाडु लौटी हैं शशिकला, लेकिन अब क्या कुछ बदलाव आते हैं, किस तरह से वे सक्रिय मूड में आती हैं, ये देखने वाली बात अब होगी। इसी के साथ बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। लगातार अपडेट और ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज इंडिया।